Welcome to the second part of clause 8, which is operation. Okay, 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन एक ऐसा क्लाउज है जब ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर लेती है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर लेती है और एक्सटर्नल प्रोवाइडर यानी सप्लायर, वेंडर या सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को वो एवेल्युएट कर लेती है अपने परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट के हवाले से। फिर वो आती है प्रोडक्शन की तरफ। जब वो प्रोडक्शन की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट डेवलप करेगी, आप चाहे वो प्रोडक्ट टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो, पेरिशेबल हो, नॉन पेरिशेबल हो या सर्विसेज हो, तो वो इन 4 से 5 चीज़ों को फोकस करेगी। नंबर 1, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसके पास वो कौन सी अवेलेबिलिटी हो। डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास वो सारा इनपुट अवेलेबल हो प्लानिंग की शक्ल में, जिसके लिए आपको जो प्रोडक्ट बनाना है। फिर उसके बाद जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे तो डेफिनेटली मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए आपके पास मेजरिंग रिसोर्सेज भी होने चाहिए, यानी मॉनिटर करने वाला, यानी इंसान की शक्ल में हो या रोबोटिक्स हो, बट सोर्स हो। और उसके बाद उसके लिए आप उन तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे जहां आप चीज़ों को मॉनिटर करें। फिर उसके बाद उन मॉनिटरिंग मेजरिंग रिसोर्सेज को, यानी जो आप मॉनिटरिंग और मेजर कर रहे हैं, उसको आप स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के तहत वेरीफाई करेंगे। एक क्वालिटी क्राइटेरिया बनाएंगे। यहाँ पर एक क्वालिटी प्लान, क्वालिटी क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत है, जिसके तहत आप ये डिसाइड करेंगे कि जो हमने प्रोडक्शन ली, जो इनपुट था वैसा आउटपुट आया या नहीं आया। फिर उसके बाद यूज़ और सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, आप कोई प्रोडक्शन यूनिट आप खोलेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को एक सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। यानी एक आप ये नहीं कह सकते कि एक 4 दीवारी में जाकर आप जो है एक मोबाइल की कंपनी खोल लेंगे। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसा माहौल चाहिए, वैसा ग्राउंड चाहिए, ऐसा आपको एनवायरनमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद वैलिडेशन एंड पीरियोडिक रीवैलिडेशन फॉर प्लान रिजल्ट्स। वो काम जिसकी सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग ना हो सकती हो, ऐसा काम जो हिडन हो, जो आप मॉनिटर ना कर सकते हो, जिसका इनपुट तो हो, आउटपुट हो और वर्क इन प्रोसेस मॉनिटर ना हो, वहाँ पर आप वैलिडेशन के मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि उनको आप लॉन्च कर सकते हैं। प्रिवेंशन टू ह्यूमन एरर्स। इसके अलावा जो ह्यूमन एरर्स हैं उसको आपने मॉनिटर करना है और उसको वक्त के साथ साथ प्रिवेंट करना है थ्रू करेक्टिव एक्शन के साथ। और रिस्क असेसमेंट भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, रिलीज और डिलीवरी एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, जब भी आप डिलीवरी करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए एक ज़रूरी है कि पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी का भी कोई मैकेनिज्म होगा। बात की कोई कंप्लेन या वारंटी वगैरह क्लेम आता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी ऑल दिस इश्यूज। आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउज एंड रिक्वायरमेंट इन ऑल टाइम ऑफ एडिशन। 1997 में जो एडिशन आया था तब से लेकर आज तक ये क्लाउज बरकरार है। इसमें यह है कि एक यूनिक आइडेंटिटी आपने असाइन करनी है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ओवरऑल हर लिहाज, इवन डॉक्यूमेंट्स, उसकी ट्रेसेबिलिटी, सब कुछ आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, और ताकि वो क्या हो सके, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ट्रेस हो सके। यानी अगर एक प्रोडक्ट आपका डिस्पैच हो जाता है और कल को आप उसको रिटर्न करवाते हैं, आप उसको रिकॉल करवाते हैं, तो आपको पता हो ये कौन सी मशीन से निकला था। इवन ये भी होना चाहिए कौन शख्स था उस वक्त ड्यूटी में जिसके अंडर में ये प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ था। ओके, एक और यहाँ पर क्लाउज है कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, अब जब आप दो किस्म की यहाँ पर प्रॉपर्टी होती हैं, जब आप बिजनेस में होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं, तो समटाइम आप सैंपल्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर से यानी सप्लायर से आप लेके प्रिजर्व करते हैं, या तो उसको आप रिटर्न कर देते हो या फिर आप उसको रख के बाकी बल्क क्वांटिटी मंगा लेते हो। तो उसको आपने कैसे डैमेज होने से रोकना है, प्लस उसको प्रोटेक्ट कैसे करना और सेफगार्ड कैसे करना है। इसी तरह उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर की प्रॉपर्टी। कस्टमर ने कोई ऐसी आपको चीज़ दी हुई, लेट सपोज कस्टमर ने आपको लेबल्स दिए हुए, वो कहता है कि आपने ये लेबल्स मेरे प्रोडक्ट पे लगाने। लेट सपोज कोई गारमेंट प्रोडक्ट था, बट इसके अलावा एक और चीज़ है, कस्टमर कहते हैं मेरी पैकेजिंग है जी, ये आपने यही पैकेजिंग यूज़ करनी है और मैंने ये राइट्स किसी को पैकेजिंग करने के दिए ही नहीं है कि ये पैकेजिंग आपके कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। ये यूनिक पैकेजिंग है और ये पर्टिकुलर मेरे 10,000 सेलफोन जो बन रहे हैं सिर्फ उसके लिए है, ये स्पेशल एडिशन के। तो उनको आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि अगर उसमें कोई डैमेज हो गया तो डेफिनेटली आप स्टेप तो लेंगे, करेक्टिव एक्शन तो लेंगे, बट कस्टमर की जो डिग्निटी है वो लॉस हो जाएगी और कस्टमर जो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है वो भी डैमेज हो जाएगा, और फिर इसके अलावा ऑर्डर डिलीवरी में आप लेट हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको कोई पेनल्टी हो जाए। चीज़ों को आपने प्रिजर्व करना है। हाउ टू प्रिजर्व आउटपुट्स। जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही हो जिसमें प्रिजर्वेशन इज हाईली अटेंशन पॉइंट। लेट सपोज मेडिसिन है, उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए,
समटाइम इट रिक्वायर्स 4 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर वो जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी ब्लड लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है उस ब्लड को रखने के लिए, जहाँ पर वो अपनी सिरिंज वगैरह और डिस्पोजेबल आइटम्स रखते हैं। इसी तरह से कुछ और भी आइटम हो सकता है, लेट्स सपोज फूड आइटम है वो भी हो सकता है, बट ये तो सिर्फ टेम्परेचर की बात है। मगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ धूप नहीं लगनी चाहिए, उसकी प्रिजर्वेशन चाहिए। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको सिर्फ शेड चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें प्रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, जो क्लास नंबर 8.4 प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजन में है। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में ऐसी रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो या कस्टमर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, यानी आपने किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी को मेक श्योर करना है जो कस्टमर आपसे सर्विसेज के बाद मांगे। लेट सपोज वारंटी हो गई, क्लेम्स हो गए या फीडबैक वगैरह हो गया, तो वो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, अब काम के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई चेंज आता है तो इट डजंट मीन कि वो कस्टमर की तरफ से चेंज हो, आपके खुद के प्रोसीजर में भी चेंज आ सकता है। आपने कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाया है, उसमें अगर कोई चेंज चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, तो उसके लिए आप डेफिनेटली चेंज रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर है क्लाउज नंबर 7.5 में हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर आप प्रॉपर एक चैनल के तहत रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा आप कोई कंट्रोल या किसी किस्म का चेंज उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं करेंगे, और ये तमाम चीज़ें आपने प्रॉपर कागजी कार्रवाई यानी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में उसको लाजमी रखना है। ओके, इट वाज वेरी लेंदी क्लॉज 8.5 काफ़ी लेंदी था। 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट या आपका जो गुड्स है आप डिलीवर करेंगे, ज़रूरी है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, और उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर और एक अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ रखना है या टीम ऑफ पर्सन रखना है, जिसमें आपने ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी कि उसकी निगरानी में प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। क्योंकि देखें, मेन चीज़ ही ISO 9001 का है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब रिलीज ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, ये आखिरी स्टेज है, तो हो सकता है वहाँ पर जब हम कॉम्पिटेंट पर्सन रखेंगे तो हो सकता है कि आखिरी वक्त में भी हम बच जाएं। कोई ऐसी गलती हो, जो कोई ऐसी नॉन कन्फॉर्मेंस हो जो वो बंदा देख ले, जो वो इंचार्ज है या सुपरवाइजर है जिसके अंडर में ये काम हो रहा है, जिसके सुपरविजन में ये डिलीवरी जा रही है, वो वहाँ पर उसको देख ले और चीज़ों को कंट्रोल करके फर्दर इस प्रॉब्लम को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा के मिटिगेट कर सके। 8.7 कंट्रोल नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे पॉइंट्स की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी गलती को पकड़ के सुधार रहे हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं, इस दौरान अगर कोई नॉन कन्फर्मेंस रेज होती है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आप करेक्टिव एक्शन तो लेंगे, मगर आपने उसमें फिर ये भी देखना है कि उस करेक्शन उसका क्या हो सकता है। उसका करेक्शन क्या, आप प्रोडक्ट को रीयूज करेंगे, क्या उसको रिजेक्ट करेंगे या उसको डिस्पोज करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप नॉन कन्फर्मेंस के अगेंस्ट इसको कैसे डील करेंगे। उसको इसका तरीका ये है कि आप नॉन कन्फर्मेंस को डील करने के लिए नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट बनाइए, और ये रिपोर्ट डिफरेंट शेप में होनी चाहिए अदर देन दूसरी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट के, ताकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान ना बन जाए। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट जो प्रोडक्ट की होती है और सिस्टम की जो होती है वो टोटल अलग होनी चाहिए। जो क्लाउड 10.3 में जब आपको ये हमारी वीडियो देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट उसमें भी एक नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट के हवाले से बात हो रही होगी, जिसका हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। बट ये जो नॉन कन्फर्मेंस है, इसका प्योरली ताल्लुक 8.7 का उस नॉन कन्फर्मेंस से जो एज अ प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। देखें, इसका टाइटल यही है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। So far so good. Thank you very much watching this video, and I must suggest कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। Join the latest videos to know more. Join the webinars for awareness programs, lead auditor programs and lead implementer programs. Don't miss the opportunities that we offer to students and experts.